हेलो बच्चों, अगर हम लोग बात करें इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट की बात की थी और हम लोगों ने जो इंडक्टिव इफेक्ट की बात की थी, इंडक्टिव इफेक्ट के एग्जांपल देखे थे। हम लोगों ने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट हमारा दो टाइप का होता था, माइनस आई और प्लस आई। और उसके हम लोगों ने फिर एप्लीकेशन की बात की थी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल। और लास्ट वाला जो पार्ट था, लास्ट वाले पार्ट में हम लोग बात कर रहे थे एस्टिक स्ट्रेंथ। तो हम लोग एस्टिक स्ट्रेंथ से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे। हमारे पास मान लो डिफरेंट कंपाउंड दिए हैं, उनकी हमें मान लो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हमें कंपेयर करनी है तो सिंपल हम ऐसा मान लेते हैं कि एसिड क्या होते हैं, जो H प्लस, एसिड क्या होते हैं जो हमारा H प्लस क्या करें, जो H प्लस क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, डोनेट, जो H प्लस को डोनेट करेंगे। मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो कोई एसिड है HA टाइप का है, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया बच्चों, एसिड। अब ये एसिड बोल रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, H प्लस को ये डोनेट करेगा, तो H प्लस को ये डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा, A नेगेटिव और H प्लस। तो यहाँ पे हम ये इक्विलिब्रियम साइन क्यों लगाते हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो H नेगेटिव, तो ये एसिड हो गया। अब यहाँ पे अगर आपसे बात किया कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखो, अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखोगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो H ये क्या कर रहा है, H प्लस डोनेट कर रहा है, मतलब ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। वही अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि आप बैकवर्ड में देखो, बैकवर्ड में क्या हो रहा है बच्चों, ये जो A नेगेटिव है क्या कर रहा है, H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे जो H प्लस डोनेट करता है वो क्या होता है, एसिड होता है, जो OH डोनेट करता है वो हमारा बेस होता है, या फिर उसका हम रिवर्स बोल सकते हैं कि जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है, जो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो फिर से क्या बन जाएगा, रिवर्स में चल जाएगा। मतलब ये कैसे बात कर रहा है, जो बेस क्या होता है, जैसे एसिड क्या होता है हमारा H प्लस हमारा डोनेट कर रहा है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बेस क्या होते हैं जो हमारा H प्लस को एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्या बन जाएगा, हमारा बेस है, लेकिन ये किससे बना हुआ है, H से, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस, इसको हम क्या लिखेंगे, CB लिख देंगे। तो अगर मैं बैकवर्ड की बात करूं तो बैकवर्ड क्या कर रहा है, A नेगेटिव क्या कर रहा है, H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करे कहाँ जा रहा है, हमारा बैकवर्ड में जा रहा है। तो इसलिए हम लोग जो, अगर आपसे बोला जाए कि किसी भी एसिड का आपको कंजुगेट बेस बनाना है तो क्या करो, उसमें से एक H प्लस निकाल दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपसे बोल दिया कि HCl, ये क्या है हमारा एसिड है, तो इसका कंजुगेट क्या बन जाएगा, H प्लस निकालोगे Cl नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस। मान लो आपको ROH दिया हुआ है, इसका ये क्या हो गया हमारा, मान लो ये बोल दिया कि आपसे ये एसिड है, तो क्या बनेगा, इसका H प्लस निकालोगे तो क्या बन जाएगा, RO नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा, हमारा कंजुगेट बेस बन जाएगा। जैसे मान लो आपको दे दिया यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है हमारा एसिड है, तो इसका कंजुगेट बेस क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक H प्लस निकाल दो। अब अगर जैसे मान लो आपको दे दिया H2SO4, तो इसका कंजुगेट, ये क्या है हमारा बेटा, एसिड, तो इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, HSO4 नेगेटिव। आया समझ में, क्या ये SO4 डाई नेगेटिव, ये आपका, ये बताओ कि ये इसका कंजुगेट बेस है कि ये वाला बेस है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही H प्लस निकालना है बेटा। तो ये इसका, ये है हमारा कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस नहीं है इसका, क्योंकि इससे ये बनाने के लिए मुझे क्या किए होंगे बच्चों, इसको ये बनाने के लिए मैंने 2 H प्लस निकाले होंगे। 2 H प्लस नहीं, हम किसकी बात करते हैं, एक ही H प्लस। अगर आपसे ये बोला है कि ये किसका कंजुगेट बेस है तो आप तुरंत बोल दोगे सर ये HSO4 नेगेटिव का कंजुगेट बेस कौन सा रहेगा, SO4 डाई नेगेटिव। एक बार में एक ही H प्लस निकालना है, एक H प्लस निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, H प्लस निकालने के बाद जो एक नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या रहेगा हमारा, क्या बनेगा, उसका कंजुगेट बेस। दो एक साथ नहीं निकालना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल H3PO4, ये क्या है, एसिड, तो इसका कंजुगेट बेस क्या रहेगा, जल्दी बताओ, सिर्फ एक ही निकालना, भले ही ये 3 निकाल सकता है, मालूम है कि ट्राई बेसिक रहता है, लेकिन इसका कंजुगेट बेस कौन सा रहेगा बेटा, H2PO4 नेगेटिव। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि PO4 -3 ये किसका कंजुगेट बेस है, तो क्या करोगे, इसमें से एक H हटाया होगा तब ये बना होगा, मतलब इसमें एक H ऐड कर दो, HPO4 -2 एसिड का,
ये क्या है बच्चों, ये इसका कंजुगेट बेस है। आया समझ में? तो कंजुगेट बेस में ये नहीं करना कि आप PO4 - 3 कर दो और 3H+ और ये बोल दो कि सर ये इसका कंजुगेट बेस। जब भी हम कंजुगेट बेस की बात करेंगे मतलब जो भी हमारे पास एसिड दिया है उससे एक H+ निकाल दो। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपसे ये बोल दिया कि HCO3 -1 ये किसका कंजुगेट बेस है, तो आप रिवर्स सोच सकते हो। ये मतलब ये कब बना होगा, जब इसमें से एक H+ निकला होगा। तो अगर हमें कंजुगेट बेस से उसका एसिड निकालना है कि किस एसिड का ये कंजुगेट बेस है, तो उसमें एक H+ डाल दो। इसमें आप एक H+ डालोगे तो क्या बन जाएगा, H2CO3। ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। इस एसिड का ये कंजुगेट बेस है। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपको किसी भी एसिड से अगर कंजुगेट बेस बनाना है तो उसमें से एक H+ निकाल दो। और अगर आपको कोई कंजुगेट बेस दिया और बोला कि ये किस एसिड का कंजुगेट बेस है, तो क्या करोगे, जो कंजुगेट बेस दिया उसमें एक H+ ऐड कर दो, खत्म कहानी। ऐसा हमारे पास रहता है सिंपल। तो ये हम लोग पढ़ाएंगे। बस सिंपल क्या करना है, हमें एक H+ अगर कंजुगेट बेस निकालना है तो क्या करना है बच्चों, उसमें से हमें एक H+ हमें उसमें से निकाल देना है। और अगर आपसे ये उसका रिवर्स पूछ रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो एनायन या जो भी कंपाउंड दिया है ये किसका कंजुगेट बेस है, अब ये कब बना होगा, जब उसमें से एक H+ निकला होगा। तो आप रिवर्स कर दो, जो भी कंजुगेट बेस दिया उसमें एक H+ ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, वो हमारा कंजुगेट, वो उसका एसिड बन जाएगा। जैसे मान लो आपको ये दे दिया H2PO4 -2 अब आपसे बोल दिया कि ये कंजुगेट बेस है, तो ये किस एसिड का रहा होगा, एसिड का नाम बताओ जल्दी। तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें ये कंजुगेट बेस है तो क्या क्या ये कब बना होगा, ये पर्टिकुलर A में से कुछ H निकला होगा, इसमें एक आप H+ डाल दो तो क्या बन जाएगा, एक H डालो क्या बन जाएगा, H3PO4। ये ऐसे एसिड का ये कंजुगेट बेस है। आया समझ में? तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल याद रखना है। अब अगर हम लोग बात करें कि ये हम लोगों ने देख लिया एसिड कंजुगेट बेस, ये हमारा क्या बन गया बच्चों, कंजुगेट बेस बन गया। तो यहां पे हम इक्विलिब्रियम की बात क्यों करते हैं, मान लो अगर आपने HA लिया तो HA किस में डिसोसिएट होगा, H+ और A नेगेटिव में। तो ये H+ क्या है, जो कंपाउंड H+ देते हैं उनको हम लोग ये H+ दे रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, एसिड बोल रहे हैं। उसके साथ जो आपका नेगेटिव पार्ट बच रहा है, नेगेटिव पार्ट मतलब जो एनायनिक पार्ट बच रहा है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कंजुगेट बेस बोल देते हैं। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि अगर मान लो ये रिएक्शन ऐसी है हमारे पास, इसमें अगर मैं कहीं से बाहर से H+ डालूं तो रिएक्शन कहाँ आ जाएगी, बैकवर्ड। मतलब ये फॉरवर्ड भी आ सकती है, मतलब ये H+ दे भी सकता है और ये कंजुगेट बेस H+ लेके आपका बैकवर्ड में भी आ सकता है। इसलिए क्या होता है, दोनों साइड की हमारी रिएक्शन शो करती है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहता है। अब मैं अगर आपसे बोल रहा हूं कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ मुझे डिफाइन करनी है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहां पे अगर देखो ये इक्विलिब्रियम में तो कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो A नेगेटिव और H+, ध्यान देना यहां पे, और यहां पे क्या बन जाएगा, HA। अब देखो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, एसिड। तो K इक्विलिब्रियम को हम लोग लिख देते थे, क्या लिख देते, KA, और यहां पे एसिड क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो K क्या बन जाएगा, K क्या बन जाएगा हमारा, A नेगेटिव H पॉजिटिव और अपॉन HA। अगर मैं यहां पे बात करूं Ka क्या बन जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। एसिड ही डिसोसिएट हो रहा है, एसिड आपका डिसोसिएट किस में हो रहा है, A नेगेटिव और H+ में, तो K बन जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। आ गया समझ में? तो ये इक्विलिब्रियम की जगह हम लोग K इक्विलिब्रियम की जगह लिख देते K, क्योंकि एसिड डिसोसिएट हो रहा है तो K लिख दिया। अब यहां पे देखो तो जो K मेरे पास आया है, K क्या है मेरे पास, यहां पे A नेगेटिव मतलब कंजुगेट बेस अपॉन इंटू H+ अपॉन एसिड, HA की कंसंट्रेशन, ये देखो। अब आपसे ये पूछा जाए बच्चों, यहां पे ध्यान रखना, मगर मान लो आपसे ये पूछा जाए बच्चों कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है कौन सा वीक है, तो आप कैसे जज करोगे बेटा? तो सिंपल तरीका है, ऐसा एसिड जो ज्यादा H+ दे रहा होगा, जो ज्यादा H+ दे रहा होगा मतलब जो इजीली डिसोसिएट हो रहा होगा वो ज्यादा H+ देगा, जो इजीली डिसोसिएट होगा उससे H+ ज्यादा निकल रहे होंगे, तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अब मैं यहां पे बात करूं कि जितना देखो, अब जितना ज्यादा आपका ये डिसोसिएट होगा,
जितना ज़्यादा हमारा डिसोसिएट होगा उतना ही मुझे H नेगेटिव ए नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलेगा। तो जितना ज़्यादा ये फॉरवर्ड में आएगा उतना ज़्यादा मुझे ए नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलेगा। और मतलब अगर ये फॉरवर्ड में आएगा तो ये भी ज़्यादा मिलेगा और इसके साथ ये भी ज़्यादा आएगा, मतलब ये H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और जितनी ज़्यादा H प्लस की कंसंट्रेशन मुझे ज़्यादा मिलेगी उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ज़्यादा आ रही है, मतलब ये ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है, तो ये दोनों ज़्यादा मिलेंगे, ये कम रहेगा, मतलब K क्या रहेगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल बोल सकता हूँ कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा Ka की वैल्यू रहेगी उतना ज्यादा हमारा न्यूमिनेटर ज्यादा रहेगा। न्यूमिनेटर मतलब A नेगेटिव और H पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर कम हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाएगी। तो अगर मान लो मेरे पास डिफरेंट एसिड दिए हुए हैं और सबका Ka की वैल्यू दी हुई है और आपसे बोला कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन शो करेगा, तो आप बोलोगे जितना ज्यादा Ka रहेगा, K ज्यादा रहेगा मतलब वो H उसका जो भी एनायनिक पार्ट और H प्लस ज़्यादा आ रहा होगा, ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा H प्लस मिलेगा, तो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा वो। तो जैसे मान लो आपके पास डिफरेंट एसिड दिए, मान लो आपको दिया हुआ है एक HA दिया हुआ है और एक HB दिया हुआ है, इसका Ka दिया हुआ है 10⁻⁻6 दिया हुआ है, इसका Ka दिया हुआ है 10⁻⁷ -5 दिया हुआ है, और आपसे बोल दिया कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप बोलोगे सर H भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि उसकी K की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ये 10⁻⁵ है 10⁻⁻6, तो ये वैल्यू बढ़ी है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, मतलब क्या हो रहा होगा, ये वैल्यू आपकी जो न्यूमिनेटर है वो वैल्यू बढ़ी रही होगी, डिनोमिनेटर में कम रहा होगा, मतलब ज़्यादा ये वाली वैल्यू ज़्यादा बढ़ी रहेगी, मतलब H प्लस भी ज़्यादा रहेगा और A नेगेटिव भी ज़्यादा रहेगा। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि ऐसा एसिड जिसका Ka की वैल्यू ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब मान लो ये तो हम लोगों ने बात कर ली, अब यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी चलती है कि यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि जैसे अगर आपसे बोला जाए कि एक टर्म होता है हमारे पास pKa। pKa क्या होता है बच्चों, माइनस लॉग ऑफ Ka, माइनस लॉग ऑफ Ka, माइनस लॉग ऑफ Ka। अब देखो यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे ये माइनस साइन आ गया। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये अगर वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा माइनस में निकलेगा, जो भी रहेगा, तो ये क्या होगा, माइनस साइन आ गया। माइनस साइन मतलब जस्ट अपोजिट काम हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल बोल सकता हूँ कि Ka और Pk क्या होंगे, अगर Ka बढ़ेगा तो Pk की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर Ka की वैल्यू कम होगी तो Pk की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ऐसे देखो ये माइनस साइन आता है, क्या होता है, Pk क्या होता है, Pk क्या होता है, Pk बोलते हैं, माइनस लॉग ऑफ K, याद रखना Pk वैल्यू बोल सकते हैं। तो Pk मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, Ka की वैल्यू बढ़ेगी, Ka की वैल्यू बढ़ेगी तो Pk की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Pk नाम सुना होगा ना Pk, तो Pk क्या होता है, जस्ट उल्टा बोलता है ना, Pk उल्टे काम करता है। ऐसे यहाँ पे याद रखो कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी तो K ज़्यादा रहेगा, लेकिन Pk क्या हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा, मतलब Pk क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा उतना ही ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और उतनी ज़्यादा उसकी K डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी, और उतना ही कम क्या बन जाएगा, Pk क्यों बन जाएगा कम, क्योंकि उसके माइनस का साइन आ गया सामने। ये हम लोगों ने डिफाइन करके ही रखा हुआ, ये नहीं सोचना कि ये माइनस क्यों लगा, ये डिफाइन करके ही रखा होगा। Pk क्या होता है, हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन करके रखा Pk क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ K, माइनस लॉग ऑफ, लॉग क्या रहता है, पावर, सॉरी बेस क्या रहता है, 10 रहता है, ये माइनस लॉग ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये होता है हमारे पास। तो ये ध्यान रखना, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। अब जैसे मान लो ये देख लो बच्चों, ये देख लो, जैसे इसका Ka कितना है, जैसे HA की बात करूं मैं, HA की बात करूं तो HA का Ka कितना है बच्चों, 6 है, तो Pk कितना बन जाएगा, Pk बन जाएगा इसका कितना, 6 बन जाएगा। और HB का Ka कितना है, 5, तो इसका Pk कितना बन जाएगा, जल्दी बताओ, लॉग तो पड़ा होगा ना बेस, तो ये 5 बन जाएगा। माइनस लिया तो ये माइनस माइनस प्लस। अब देखो, अब हमें पहले से मालूम था कि Hb हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसका Ka क्या है बच्चों, इसका Ka ज़्यादा है, तो देखो Ka ज़्यादा है तो Pk क्या आ रहा है, कम आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है। तो अब ये नहीं बोलना कि Pk इसका 6 है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, Pk ज़्यादा है मतलब K क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ka वैल्यू, भाई जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज़्यादा Ka वैल्यू रहेगी, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Pk, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Pk कर दिया मतलब क्या हो जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ K। आया समझ में, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, इनवर्स रहते हैं, माइनस साइन आता है बीच में, ये माइनस साइन की वजह से।
अगर आपसे बोल दिया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के वैल्यू, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के वैल्यू मतलब क्या हो जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिटिक स्ट्रेंथ। आया समझ में, ये ध्यान रखना ये चीज। तो ये हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी समझ ली कि एसिटिक स्ट्रेंथ के लिए हम लोग क्या क्या डिफाइन करते हैं। तो ऐसे ही अगर हम लोग बात करें बच्चों, जैसे हम लोगों ने ये एसिड की बात कर ली, सेम का सेम कॉन्सेप्ट किसमें चलता है, बेस में चलता है। बेस के लिए क्या होता है, जैसे एसिड के लिए, जैसे हम लोग एसिड के लिए क्या क्या डिफाइन करते हैं, एसिड के लिए हमारा के रहता है, के रहता है और पी के रहता है। कि ऐसे ही अगर हम बेस की बात करें तो बेस में क्या चलता है, सेम रहता है। अब यहाँ पे कौन डिसोसिएट हो रहा है, एच एसिड, तो के लिख दिए, तो यहाँ पे बेस में क्या आएगा, के बी बन जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस बी। और इसके लिए क्या बन जाएगा, पी के बी, पी के बी, पी के ए मतलब एसिड, पी के बी, बी मतलब बेस। तो सिंपल हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, बेस हम लोग पढ़ेंगे बाद में, अभी बता देता हूँ। अगर अभी हम लोगों ने बोला ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो के ए बढ़ेगा और पी के क्या हो जाएगा बच्चों, पी के बी कम हो जाएगा। आया समझ? और यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ हमारी बढ़ेगी तो के बी क्या हो जाएगा, देखो ऊपर क्या आएगा, ऊपर हमारा जो यहाँ पे अगर बेस डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, हमारा बेस जब भी डिसोसिएट होगा तो हमारा उसका रिवर्स हो रहा होगा, तो नीचे वाला कम हो रहा होगा, ऊपर वाला बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पी के बी क्या बन जाएगा, बढ़ जाएगा, और के भी बढ़ जाएगा और पी के भी क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन में पूछा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के बी पूछा है कि के पूछा है कि के बी, पी के ए पूछा है कि पी के बी पूछा है, तो जस्ट उसका रिवर्स कर देना। ये तो हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी की बात कर ली कि ये हमारा बेस के लिए पी के बी डिफाइन करते हैं, के बी और पी के बी मतलब के मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर बेस है तो बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड है तो के लिख देंगे हम लोग। चलो, तो ये आप ध्यान रखो, जितना ज़्यादा एसिटिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा के, उतना ही कम पी के बी। चलो, अब मान लो बच्चे, ये तो हम लोगों ने बात कर ली, ये हमारे पास वैल्यू की, भाई ये जैसे हम लोगों ने ये देख लिया था, ऐसे ही हम लोग बात कर। अब मान लो बच्चों, हमारे पास डिफरेंट एसिड दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, उनका एसिटिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है विदाउट वैल्यू ऑफ के। आपको अगर के की वैल्यू दी हुई, जैसे यहाँ दिया था के 10⁻⁵ -6, तो ये हम लोगों ने वैल्यू देखकर, अब मान लो हमें वैल्यू नहीं दी हुई है, फिर भी हमें क्या करना है, कंपेयर करना है विदाउट पी के वैल्यू या फिर के वैल्यू। अब कैसे कंपेयर करेंगे, ध्यान देना। अब आप खुद सोचो बच्चों, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, कि आप यहाँ पे खुद सोचो कि मान लो एसिड है, एसिड जब भी हमारा डिसोसिएट होगा तो क्या जनरेट करेगा, एक एनाइन जनरेट करेगा और एक H+ जनरेट करेगा। अब जितने भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के एसिड हैं, सब तो H+ जनरेट कर रहे होंगे, सब में H+ से कॉमन रहेगा, लेकिन डिफरेंट चीज कौन सी रहेगी हमारे पास, जो एनाइन है। एनाइन हमारे पास डिफरेंट रहेगा। एनाइन अगर हमारे पास डिफरेंट है तो मैं ये बोल सकता हूं कि देखो, मान लो हमारे पास एग्जाम्पल HA है बच्चों, HA A नेगेटिव और H+ में कन्वर्ट होगा, HB किस में कन्वर्ट होगा, ध्यान से देखना बच्चों, B नेगेटिव और H+ में। अब देखो, अगर आपसे बोल जाए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग, अब वो वाली वैल्यू भूल जाओ जो हमने लिखा था, वो तो एक एग्जाम्पल था, अब मैं अलग यहाँ पे ले रहा हूँ। अब आप मान लो आपसे बोल दिया कि, आपसे ऐसा बोल दिया बच्चों कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप कंपेयर करो। अब आप क्या देखोगे, इस साइड, यहाँ से तो हमें कुछ मालूम नहीं चलने वाला, हम इस साइड जाएंगे, यहाँ देखा कि ये भी H+ दे रहा है और ये भी, दोनों H+ दे रहे हैं, तो यहाँ से तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि दोनों ही H+ दे रहे हैं। अब मैं A नेगेटिव और B नेगेटिव के पास गया, A नेगेटिव और B नेगेटिव के पास गया, और जैसे ही मैं A नेगेटिव और B नेगेटिव के पास गया तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि A नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन B नेगेटिव। A नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। अब मैं क्या किया, ये कैसे स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर कर ली, इंडक्टिव जो भी इफेक्ट लग रहे थे उससे देखा कि भाई नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को कोई खींच रहा होगा तो ये A नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, B नेगेटिव हमारा कम स्टेबल। अब आप खुद ही कंक्लूजन लगाओ कि अगर A नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है और B नेगेटिव कम है, तो आप ही बताओ कि इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही होगी, कौन सी रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी।
अब आप बोलोगे सर कि यहाँ पे ए नेगेटिव क्या है बच्चों, हमारा ज्यादा स्टेबल है, तो ये बी के कंपेयर में ए नेगेटिव ज्यादा, बी नेगेटिव के कंपेयर में ए नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाली ये चीज स्टेबल बन रही है और ये थोड़ी इसके कंपेयर में अनस्टेबल बन रही है। तो अगर मैं बोलूं कि पहली वाली रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा जा रही होगी, क्योंकि उसमें जो आपका एनायन जो स्पीसीज बन रहा है, मतलब ये जो कंजुगेट बेस बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है, क्योंकि कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा, कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उतनी ज्यादा क्या होगी, आराम से वो H+ दे देगा। H+ देने के बाद जो स्पीसीज बनेगी वो स्टेबल बन रहेगी, तो आराम से H+ देता जाएगा और वो कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और बी नेगेटिव में क्या हो रहा है, थोड़ी अनस्टेबल बन रही है, अनस्टेबल बनेगी तो ये थोड़ा सोचेगा कि यार मैं फॉरवर्ड जाऊंगा तो थोड़ी अनस्टेबल चीज बनेगी, तो कम जाएगा वो फॉरवर्ड। तो मैं यहाँ पे सिंपल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि इससे देख के तो हमें कोई कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, लेकिन मैं इसमें कंपेयर कर सकता हूँ, ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, और ये H+ में तो कोई कंपेयर नहीं हो रहा है, तो कंपेयर सिर्फ किस में कर पाऊंगा मैं, इन दोनों में, कंजुगेट बेस में। अब मैं कंजुगेट बेस में कंपेयर कर रहा हूं, तो अब कंजुगेट बेस में कंपेयर कैसे करूंगा, क्योंकि कंजुगेट बेस क्या होता है हमारा, एनायन होता है। कंजुगेट बेस क्या होता है, एक तरह से हम बात करें एनायन। अब एनायन जितना ज्यादा स्टेबल, एनायन मतलब नेगेटिव पार्ट, और नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मान लो ए नेगेटिव में हमारा नेगेटिव है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू बी, तो हम क्या बोलेंगे, जो ए वाली रिएक्शन है वो फॉरवर्ड ज्यादा जा रही है क्योंकि वो उसका स्टेबल बन रहा है, और बी वाला थोड़ा उससे अनस्टेबल। ये हम लोगों ने देख लिया, ये गिवन है कि ए इज मोर स्टेबल देन बी, हम लोगों ने इंडक्टिव जो भी इफेक्ट है उससे हम लोगों ने ये कंक्लूजन करके निकाल के रखा हुआ है। तो मैं सिंपल बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल बनेगा, स्टेबल होता जाएगा बनेगा, उतनी ज्यादा रिएक्शन कहां जाएगी, हमारी फॉरवर्ड में। और वो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाने की वजह से ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ए नेगेटिव अकेला फॉर्म होगा, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी तो हमारा H+ भी ज्यादा मिलेगा, और H+ ज्यादा मिलेगा तो क्या बन जाएगा, अभी बताया था आपको कि जितना ज्यादा वो एसिड H+ देगा उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो मैं यहां पे सिंपल लिख सकता हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्ट रिप्रेजेंट तो क्या हो सकता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, आया समझ में। और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर ज्यादा है तो क्या होगा, तो कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल मिलेगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ फॉरवर्ड जाएगी, और रेट ऑफ फॉरवर्ड जाने से क्या हो जाएगा, H+ भी साथ में मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल ये बोल सकता हूँ, और यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अब आप, और यहाँ पे मैं सिंपल ये भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+। H+, भाई जितना ज़्यादा H+ मिलेगा उतनी ज़्यादा हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। और ये हमें यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये कंसंट्रेशन ऑफ H+ किस पर डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी, भाई जितना ज़्यादा ये स्टेबल बनेगा उतना ज़्यादा हमारी फॉरवर्ड है। तो सिंपल मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि इनडायरेक्टली एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, कि जितना ज़्यादा हमारा कंजुगेट बेस स्टेबल बनेगा उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। मतलब सिंपल कहने का तरीका है, जब भी मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जा रही तो मुझसे H+ निकाल लूँगा, और H+ निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, उसमें जो आपका एनायन मतलब जो कंजुगेट बेस बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी को चेक करूँगा। जितना ज़्यादा वो स्टेबल हो जाएगा उतनी ज़्यादा क्या होगी रिएक्शन हमारी। अब मान लो कि आपने ये निकाला और ये H+ निकालने के बाद ये अनस्टेबल बना, बहुत अनस्टेबल, तो तुरंत से बैकवर्ड में आ जाएगा, तो ये H+ को लेकर फिर से यहाँ आ जाएगा बैकवर्ड में। तो मैं यहाँ पे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि भाई जितना ज़्यादा हमारा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, ये पॉइंट, उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। और यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ बोल सकता हूँ, और Ka भी लिख सकता हूँ। Ka जानते हो ना, Ka, ए यहाँ लिखते हैं बेस में, Ka आया समझ में, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, ये हमारे पास आ गया। तो अब जैसे आपसे ये बोला जाए कि ए नेगेटिव और बी नेगेटिव में हमारा कंजुगेट बेस कौन सा स्टेबल है, मतलब हमारा हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे गिवन है कि ए इज मोर स्टेबल देन बी नेगेटिव, ए नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, तो ए नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, तो आप ऐसे भी कंक्लूजन निकाल सकते हो कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये जो गिवन है इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, कंजुगेट बेस ऑफ Ha इज मोर स्टेबल देन
HB। इस HB का ये कंजुगेट बेस ये होगा, इसका कंजुगेट बेस होगा, तो मैंने यहाँ पे ये कंक्लूजन लिख लिया। और क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये बोल सकता हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HA इज ग्रेटर देन HB, और मैं बोल सकता हूँ KA ऑफ HA इज ग्रेटर देन KA ऑफ HB, ये भी लिख सकता हूँ। और अगर मैं pKa की बात करूँ, pKa ऑफ HA, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो pKa की वैल्यू कम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो सकता हूँ pK जस्ट उसका रिवर्स रहता है ऑफ HB। तो आप किसी को डाउट है कि नहीं? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये गिवन था बेटा, ये गिवन है। फिर हमने ये कंक्लूजन निकाल दी। तो एक बार और मैं बोल रहा हूँ, जब भी हमारे किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी तो क्या करेंगे, उससे हम लोग H+ निकाल लेंगे। H+ निकालने के बाद जो भी हमारा एनायनिक पार्ट बच रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक H+ निकालते हैं ओनली। तो उसमें जो हमारा एनायनिक पार्ट बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। अब कंजुगेट बेस बेटा हमारा जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन कहाँ जाएगी, हमारी फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड में रिएक्शन जाएगी तो साथ में H+ भी लाएगा वो, और H+ लाएगा तो जितना ज़्यादा H+ मिलेगा उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हम लोग सिंपल रिलेट कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा हमारा कंजुगेट बेस स्टेबल रहेगा उतनी ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगी, और जितनी ज़्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी उतना ज़्यादा हमें H+ मिलेगा, तो उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। सिंपल स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो Ka बढ़ जाएगा, और Ka बढ़ेगा तो pKa क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। अब ये तो हम लोगों ने बात कर ली, तो ये आप लिख लो जल्दी, हटाने वाला हूं मैं यहाँ पे। अब मान लो आपसे ये पूछा जाए बच्चों कि मान लो हमारे पास आपसे बोल दिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या होता है, जो जल्दी H+ दे दे। अब जो जल्दी H+, बहुत ज्यादा H+ देगा, तो अब ये बताओ कि जल्दी H+ देगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस क्या रहेगा हमारा, स्टेबल रहेगा, मोर स्टेबल, या फिर हम बोल सकते हैं हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। हाईली देखो, जब ये बहुत ज्यादा, जैसे मान लो कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, तभी तो हम लोग को स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि H बहुत ज्यादा मिल रहा है, H+ बहुत ज्यादा क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये जो कंजुगेट बेस बन रहा है ये क्या बन रहा है हमारा, बहुत ही स्टेबल बन रहा है। अब अच्छा ये बताओ, अब मैं बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि अगर मान लो ये हमारा अनस्टेबल होता, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये A नेगेटिव अनस्टेबल होता तुरंत क्या करता है, ये H+ को लेके बैकवर्ड में चला जाता। लेकिन अभी अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये स्टेबल है, ये स्टेबल है तो ये H+ से रिएक्ट नहीं करेगा, बैकवर्ड में नहीं जाएगा। तो अब ये बताओ कि ये जो कंजुगेट बेस है, अगर मैं इसके बेसिक नेचर की बात करूं, इसकी अगर मैं बेसिक नेचर की बात करूं, ध्यान देना, इसकी मैं बेसिक नेचर की बात कर रहा हूं। अगर ये अनस्टेबल होगा, देखो अभी बोला था कि बेस क्या होते हैं, जो H+ को एक्सेप्ट करें, ध्यान देना, बेस मतलब जो H+ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब वो H+ को एक्सेप्ट, अगर मान लो उसने इजीली एक्सेप्ट कर लिया, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, अगर वो कोई बेस अगर H+ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इजीली H+ को नहीं ले रहा है, तो क्या बन जाएगा, वो वीक बेस बन जाएगा। बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा रहेगा, जो इजीली H+ को ले ले। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, जो इजीली H+ को दे दे, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, जो इजीली H+ को ले ले। स्ट्रॉन्ग एसिड इजीली H+ को दे दे, और स्ट्रॉन्ग बेस जो इजीली H+ को ले ले। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ये स्टेबल है, अब ये स्टेबल है तो क्या ये H+ को लेगा, नहीं लेगा। तो अब मैं बोल रहा हूं कि अच्छा ये बताओ कि ये जो कंजुगेट बेस है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी। अब ये इजीली H+ को नहीं लेगा तो इस कंजुगेट बेस की बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो कंजुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस है क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। हाईली स्टेबल होने की वजह से क्या होता है, ये वीक बेस की तरह काम करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है, वीक है तभी तो ये H+ को ले नहीं पा रहा है। तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, ध्यान देना बच्चों, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा उतना ही उसका जो कंजुगेट बेस क्या होगा, उतना ही वो वीक रहेगा। और वो कंजुगेट बेस वीक हो गया मतलब अब स्टेबल हो गया, नेगेटिव चार्ज अपने आप में स्टेबल होगा, तो क्यों H+ को लेगा वो, आया समझे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस कैसा बनता है, वीक बनता है, और वीक कंजुगेट बेस मतलब हाईली स्टेबल वो, और जितना ज्यादा वो स्टेबल हो जाएगा उतना फिर वो H+ को लेगा नहीं। अब मान लो आपने क्या किया बच्चों कि ये इस
AH से H+ निकाल लिया, और ये जो A नेगेटिव बन रहा है ये हाईली अनस्टेबल बन रहा है, हाईली मान लो अनस्टेबल बनेगा, तुरंत ही H+ लेगा। अब ये तुरंत H+ लेगा तो इसकी जो कंजुगेट बेस की बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अब ये हम ये बोल रहे हैं कि ये अगर अनस्टेबल बना तो ये एसिड कैसा रहेगा, वीक एसिड। वीक एसिड है तभी तो H+ कम दे रहा है, H+ दे रहा है तो तुरंत ही रिएक्ट करके बैकवर्ड में चला जा रहा है। तो हमेशा याद रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस कैसा रहता है, वीक रहता है। और वीक एसिड का हम लोग यहां पे बोल सकते हैं, और वीक एसिड के जो कंजुगेट बेस बनते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अनस्टेबल होते हैं। और अनस्टेबल हैं तो क्या करेंगे, तुरंत ही ये अनस्टेबल बनेगा, तुरंत H+ रिएक्ट करके कहां आ जाएगा, बैकवर्ड में। अब ये अनस्टेबल है तो क्या हो जाएगी, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क करेगा। है तो ये बेस ही ना, कंजुगेट बेस। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक रहता है, और वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या बनता है, हमारा स्ट्रॉन्ग बनता है। आ गया समझ में। तो ये चीजें जो आपको बताई हैं वो आप ध्यान रखना। तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ही उसका कंजुगेट बेस वीक, वीक मतलब स्टेबल, और जितना वीक एसिड उतना ही उसका कंजुगेट बेस आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। मतलब जो कंजुगेट बेस रहेगा वो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो क्या रहेगा, तुरंत ही H+ को लेके हमारा बैकवर्ड में चला जाएगा। तो जितना ये तो अनस्टेबल रहेगा, अनस्टेबल होने की वजह से क्या बन जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह हमारा वर्क करने लगेगा। तो अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि स्टेबिलिटी मतलब जो भी हमारे पास कहानी आ रही है बच्चों, ध्यान से सुनना, जो भी एस्टिक स्ट्रेंथ की कहानी आ रही है, मान लो मुझे सिंपल सिर्फ अभी तक जो कंक्लूजन निकला है, कंक्लूजन हम लोग क्या निकाल पाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक रहता है और वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। और जो भी एस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब Ka जो रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। और कंजुगेट बेस क्या है बच्चों, ये स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस क्या है हमारा, एक एनायन है ना, एक एनायन स्पीसीज है। एनायन मतलब नेगेटिव। अब ये बताओ कि एनायन स्पीसीज को ए नेगेटिव क्या है बच्चों, हमारा कंजुगेट बेस। तो इसकी स्टेबिलिटी, अब आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करेगा, कार्बोएनायन की बात चल रही थी, जैसे कार्बोएनायन पे बात से नेगेटिव रहता है। तो अगर मान लो किसी एटम पे नेगेटिव ज्यादा है तो क्या करेगा, वो नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा, उस नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी अगर ज्यादा रहेगी तो क्या करेगा, वो H+ को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, या फिर जितने भी उसके सराउंडिंग में जितने भी पॉजिटिव चार्ज उनको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं उसकी ए पे जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दूं या इलेक्ट्रॉन कम कर दूं किसी कोई भी इफेक्ट लगा के, तो क्या हो जाएगा, फिर वो चार्ज कम बचेगा तो क्या हो जाएगा, आजू बाजू वाले जो पॉजिटिव चार्ज उनको कम अट्रैक्ट करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी। तो अब मुझे इसकी स्टेबिलिटी, तो मैं यहां पे क्या हो सकता हूं कि ये जो इसकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्योंकि नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अगर मुझे कम करना है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाने पड़ेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब माइनस ग्रुप या फिर माइनस इफेक्ट। माइनस इफेक्ट वाले क्या कर रहे होंगे बच्चों, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहे होंगे, मतलब प्लस ग्रुप और प्लस इफेक्ट। ये ध्यान रखना, ये कंक्लूजन आया हमारा, ये कंक्लूजन मेरा निकला हुआ है। अब ध्यान देना यहां पे, तो कंक्लूजन क्या है बच्चों, सिंपल, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये हम लोग इसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये तो आपको क्या करना है, कोई सा भी कंपाउंड दिया है उससे आप H+ निकाल लो, H+ निकालने के बाद उसका कंजुगेट बेस बनाओ और उसकी स्टेबिलिटी आप चेक कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ। ए, ध्यान देना बच्चों, A
बी। यहाँ पे एक हम लोगों ने क्या लगा दिया बच्चों, फ्लोरीन लगा दिया। एक और लेते हैं सी। आप खुद आसानी से बता दोगे क्या है इसका आंसर। मान लो यहाँ पे हम लोगों ने एक CH3 लगा दिया। अब देखो, तो बच्चों मुझे इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन निकालनी पड़ेगी। अब विडंबना यहाँ पे ये है कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन तो मुझे बहुत सारी दिख रही हैं। एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन यहाँ है। तो मैं कौन सी निकालूं, तो हमेशा आप क्या करना, ऐसी हाइड्रोजन निकालना जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट हो, क्योंकि उसमें पोलैरिटी ज़्यादा रहेगी। तो क्या होगा, जैसे ही आप देखो, जब भी हम एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम किस में करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में करते हैं। और एक्वस सॉल्यूशन में जब भी हम कोई भी कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, वाटर क्या करता है, सबसे ज़्यादा जो पोलर बॉन्ड रहता है उसको जल्दी ब्रेक कर देता है, उसी को निपटाता है जो पोलर बॉन्ड रहता है। इनमें क्या है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, इनमें भी कम है। इनमें क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। देखो एक और मैं आपको बात बताऊं बच्चों, जैसे मान लो अगर आपको ऐसे दे दिया कि अब आपने सोचा कि हम एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हम लोग वाटर ही सॉल्वेंट क्यों लेते हैं, और कोई सा क्यों नहीं लेते। देखो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो आपने क्या किया, HCl लिया, ये भी बता देता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। HCl लिया, अब आपने क्या लिया बच्चों, HCl क्या था हमारा, H+ और Cl नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव था। अब वाटर की बात करें तो वाटर क्या होता है हमारा, पोलर सॉल्वेंट होता है। अब वाटर हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट। मान लो एक हम लोगों ने क्या ले लिया, इसमें H2O सॉल्वेंट ले लिया, और एक हम लोगों ने इसको किसमें डाल दिया, एक मान लो एक हम लोगों ने बेंजीन वाले C6H6 एक बेंजीन वाला सॉल्वेंट ले लिया, ये सॉल्वेंट है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि HCl किसमें एसिड की तरह बिहेव करेगा, ध्यान देना, इसमें वाटर में HCl एसिड की तरह बिहेव करेगा, इसमें बिहेव नहीं करता है। देखो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे इसमें आपने HCl को डाला तो HCl में क्या होगा बच्चों, जो H+, अगर मैं इसके अंदर की बात करूं तो HCl ऐसा है, HCl, तो एक्चुअली क्या होगा, Cl के पास क्या है, डेल्टा नेगेटिव, और H+ के पास क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। तो वाटर क्या करेगा, वाटर का देखो, वाटर का जो डाइपोल रहता है, वाटर मॉलिक्यूल कुछ ऐसा रहता है, इस पर 2 डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, तो इसको हम लोग ऐसा बना सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो वाटर क्या करेगा, वाटर का जो डाइपोल का नेगेटिव टर्मिनल है इसको ऐसे अटैच कर लेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। और Cl में क्या होगा, Cl में यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ऐसे ऐसे डाइपोल लग जाएंगे, वाटर पूरा का पूरा सराउंडेड कर लेगा। अब इनमें जो अट्रैक्शन आ रहा है, इनकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा। और ये बॉन्ड क्यों ब्रेक हो रहा है, क्योंकि वाटर के पास क्या है, H+, मतलब दोनों टर्मिनल है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो जैसे ही आप वाटर में डालते हो तो वाटर में क्या होता है बच्चों, वाटर की अगर हम लोग बात करें तो वाटर क्या करता है, ये जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसा हो सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह, हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना उस टाइप का हो, तो इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि बहुत सारे यहाँ पे अट्रैक्शन आ रहा है, ये अट्रैक्शन आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी से क्या हो जाएगा। अब ऐसा मान लो कि H+ को, ऐसा मान लो कि जो वाटर का HCl है, ये H हो गया, ये Cl हो गया, H को वाटर का ऑक्सीजन वाला पार्ट अपने साइड पुल कर रहा है, और Cl नेगेटिव में क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव है तो Cl नेगेटिव को कौन अटैक कर रहा है, वो H+, तो Cl को H+ अटैक कर रहा है। भाई इस साइड से हाइड्रोजन को जो H नेगेटिव वाले एटम है वो इस साइड खींच रहे होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो H+ वाले पार्ट किसको खींच रहे होंगे, Cl को। भाई HCl कब तक दम लगाए, कब तक वो इतना जो अट्रैक्शन है सस्टेन करेगा। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगने लगता है, मतलब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, क्या हो जाता है, बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और ये बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर क्या हो जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे, किस में चला जाएगा, H+ एक्वस में चला जाएगा, और ये किस में चला जाएगा, Cl नेगेटिव में। तो आपने को HCl गैस होती है, तो HCl गैस है तो कोई वो एसिड नहीं है, लेकिन जैसे इसे वाटर में डालते हो, HCl एक्वस हमारा एसिडिक नेचर शो करता है, HCl गैस नहीं करती है। आया समझ, HCl गैस में तो ये पूरा का पूरा कोवलेंट बॉन्ड है। जब ये वाटर में डालोगे तो वाटर में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है, मतलब जो नेगेटिव हाइड्रोजन है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल क्या कर रहा है, Cl को अपने साइड खींच रहा है, और जो ऑक्सीजन का जो वाटर में नेगेटिव टर्मिनल वो क्या कर रहा है, H+ को खींच रहा है। तो ये खींचतान इतनी ज्यादा हो जाती है, क्या होता है, बीच में से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से किसमें, H+ और Cl नेगेटिव, हम बोलते हैं ना HCl H+ और Cl नेगेटिव में। तो ऐसा नहीं है आसमान में रख दो, आसमान में HCl और
गैसियस फॉर्म में और अपने आप वो ब्रेक हो जाए, उसके लिए नहीं होता ये। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? H+ और Cl नेगेटिव को ब्रेक करने के लिए ये जो वाटर है, वाटर रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर हम वही बात करें बेंजीन, अब बेंजीन में गया ये बेचारा, HCl ने डुबकी मारी बेंजीन में, देखते हैं क्या होता है। अब HCl में गया तो बेंजीन में ऐसा कुछ खींचातान थी नहीं, आराम से जैसे ये डुबकी मारी तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, HCl ये HCl के फॉर्म में ही पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि H+ और Cl, अब बेंजीन क्या है बच्चों हमारा, नॉन पोलर है, ना कोई H+ को खींच रहा है ना कोई Cl को खींच रहा है, चुपचाप क्या रहेगा, HCl के फॉर्म में पड़ा रहेगा। तो क्या ये एसिड की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे? नहीं करेगा। आया समझ में? इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जब भी हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हम लोग वाटर में ही क्यों एसिड को मिक्स करते हैं? क्योंकि वाटर क्या करता है, वाटर के पास क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल दोनों रहते हैं। मतलब बोलते हैं ना वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है आयनिक कंपाउंड के लिए या फिर पोलर कंपाउंड के लिए। क्योंकि पोलर कंपाउंड में क्या होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, चार्ज रहते हैं, और वाटर के पास दोनों फैसिलिटी है, पोलर है और यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जितने भी पोलर रहेंगे सब उसमें डाल दो। तो वाटर क्या करता है, H+ को भी खींचता है और जो एनायनिक पार्ट रहता है उसको भी खींचता है, और एनर्जी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगती है, एनर्जी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगती है कि आराम से वो क्या हो जाते हैं, हमारे ब्रेक हो जाते हैं, ये Cl नेगेटिव और ये H+। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि HCl एसिड है, HCl एक्वस सॉल्यूशन में एसिड है, अगर HCl अगर आप किसी नॉन पोलर में डाल दो या फिर गैस की बात करें तो फिर वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। आगे समझ में? तो ये हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में उसमें भी हम लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा था कि जो सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा, वो बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो अब क्या करेगा वाटर, तो इनमें से ये क्या है, डिफरेंस कम है, इसमें डिफरेंस कम है, इसमें डिफरेंस कम है। अब इनमें क्या होगा, इनमें डिफरेंस क्या रहता है बच्चों, ज़्यादा रहता है। तो हमेशा कौन सा बॉन्ड उड़ाओगे, जब भी आपको किसी भी एसिड का कंजुगेट बेस बनाना है तो कौन सा बॉन्ड उड़ाएंगे बच्चों, हम वो वाला बॉन्ड उड़ा रहे होंगे जो आपका पोलरिटी ज़्यादा शो कर रहा हो। तो इसमें बताओ कि इसका कंजुगेट बेस कौन सा बनेगा, तो इसका कंजुगेट कैसा बन जाएगा, जल्दी, 1 2 3, ये 1 2 3 3 है ना, ये क्या बन जाएगा, O नेगेटिव और ये H+। आया समझ में? ये 1 2 3 और ये O नेगेटिव एंड H+। ये क्या बन जाएगा हमारा, 1 2 3 और ये O नेगेटिव और ये H+। आगे समझ में? अब आप बताओ HHS, तो अभी आपको सिखाया था कि कंजुगेट बेस बना लो, और कंजुगेट बेस बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो भी नेगेटिव आ रहा है उसकी स्टेबिलिटी, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक कर, भले ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन उसके पास नेगेटिव है, थोड़ा तो अनस्टेबिलिटी रहेगी। तो अब हम देख रहे हैं कि ये साइड ग्रुप क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है इस नेगेटिव को, इस नेगेटिव का साथ दे रहे हैं स्टेबल होने के लिए कि नहीं हो रहा है। तो वो हम लोग जैसे कार्बन आयन को हम स्टेबिलिटी चेक करते थे, वैसे कि वैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उससे लगा दो तो नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। मान लो एक ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव ज्यादा है, एक पे कम है, तो कौन सा H+ को अट्रैक्ट करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कौन, ये साइड में जो ग्रुप लगे हुए, भाई सब में ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, लेकिन ये जो ग्रुप लग रहा है ये डिफरेंट है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तुरंत ही H+ से रिएक्ट कर लेकर वापस चला जाएगा। मान लो यहाँ पे एक में क्या, एक न्यूट्रल था, एक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम होगी तो क्या ये अब H+ से रिएक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसके कंपेयर में सबसे ज्यादा रिएक्ट ये कर रहा होगा, रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। सबसे ज्यादा कंजुगेट बेस कौन सा स्टेबल होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे विड्रॉइंग लगे तो इसको खींच रहे होंगे। तो हमें किसके रिस्पेक्ट में चेक करना है, इसके रिस्पेक्ट में, इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, इसके लिए क्या हो रही है कहानी। अब यहां ध्यान देना बच्चों, अब आपको बताया था कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू नहीं बता रहे हैं, कंपेयर करने के लिए हम रिलेटिव कंपेयर करेंगे, रिलेटिव कंपेयर के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस कहां से क्रिएट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, 3 कार्बन चेन है, यहां पर भी एक फ्लोरीन है बच्चों, देखो फ्लोरीन यहां लगा हुआ है, यहां पर भी 3 कार्बन चेन है, और यहां पर भी बच्चों 3 ही कार्बन चेन, 3 कार्बन चेन है। अब डिफरेंस क्या आ रहा है, यहां पे फ्लोरीन एक्स्ट्रा लगा हुआ है और यहां पे कार्बन लगा हुआ है। अब फ्लोरीन यहां पे लगा हुआ है तो फ्लोरीन क्या इफेक्ट शो करता है, -I, और ये क्या शो करता है, +I, और यहां पे कुछ नहीं है तो यहां पे 0। तो सबसे ज्यादा रिलेटिवली कौन सा नेगेटिव स्टेबल होगा, तो ये फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो मैं यहां पे अगर आपसे बोल जाए कि कंजुगेट बेस की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, जल्दी बताओ क्या होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा मिलेगा, B, फिर उसके बाद A के बाद C,
आ गया समझ में? तो जो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वो ही क्या रहेगा हमारा, एसिटिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, और वो ही हमारा के का स्ट्रेंथ के का रहेगा। आया समझ में? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना तो सबसे कम कौन सा है हमारा, सी, उसके बाद ए और उसके बाद बी। ये बन गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के। तो जो आपको पढ़ाया है वो बेसिक पे आप स्टिक करो, क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, जीओसी बहुत आसान रहता है, बस जो सिखा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप चलो, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है और ज़्यादा हमें कम भी नहीं लगाना है, जो जैसे सिखाया जा रहा है बस वैसा आप अप्लाई करोगे तो हमेशा खुश रहोगे, कभी जीओसी में कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आया समझ में? तो हमें किस पे कंपेयर करना है, क्या देखना है? अब ये नहीं सोचने लगना कि सर आपने तो ओ नेगेटिव तो आपको प्लस आई बताया था, तो ओ नेगेटिव तो प्लस आई उतारा होगा। बेटा हमें इस पे कंपेयर करना है, इसके लिए अदर कैसे बिहेव कर रहे हैं। ये नहीं सोचने लगना कि सर आपने तो ये बताया था कि ओ नेगेटिव तो आपको प्लस आई की तरह बिहेव करता है, प्लस आई की तरह बिहेव करेगा तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। बेटा अब आप ये देखो कि आप इन्वेस्टिगेशन कहाँ कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन हमारा ओ नेगेटिव पे हो रहा है, तो ओ नेगेटिव के लिए अदर कैसे बिहेव कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ओ नेगेटिव अदर के लिए कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि हमें इसको चेक करना है, नेगेटिव की स्टेबिलिटी चेक करना, तो इस पे अदर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। आप ये नहीं सोचो कि ओ नेगेटिव दूसरों पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, आप ये देखो कि ओ नेगेटिव पे जो अदर ग्रुप जो लगे हुए हैं वो कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी ओ नेगेटिव की यहाँ पे चेक करनी है। आया समझ में? क्योंकि ये कंजुगेट बेस है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर, सेकंड। ए बी ये नहीं, ये होमवर्क में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे होमवर्क में। ये होमवर्क में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वही सिंपल थर्ड। चलो ये दिया हुआ है बच्चों, ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड एग्जांपल में हमें क्या करना है बच्चों, बेसिक एस्टिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस्टिक स्ट्रेंथ। तो जल्दी सोचो इसमें आंसर क्या आएगा। इसमें अगर मैं आंसर की बात करूँ, सबसे पहले मुझे क्या करना है, H प्लस हटाना है। तो मुझे तो मालूम है कि ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें कौन सी किसकी बात चल रही थी, अल्कोहल की। अगर मैं यहाँ से H प्लस हटाऊंगा तो H प्लस कहाँ से जाएगा, ऑक्सीजन से, ये वाला। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों हमारा, देखो अगर मैं बात करूँ ऐसा बन जाएगा O नेगेटिव एंड H प्लस। इसका कंजुगेट बेस कैसे बनेगा जल्दी बताओ, 1 2 3। इसका कैसे बनेगा, कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। आ गए समझ? तो ये हमारे पास बच्चों कंजुगेट बेस वाले आ गए। अरे यार यहाँ एक फ्लोरीन भी है और एक फ्लोरीन यहाँ है। अभी आपसे बात की थी कि मुझे नेगेटिव की स्टेबिलिटी चेक करनी है। मतलब देखो अगर मैं बात करूँ कि नेगेटिव की जितना ज़्यादा हमारा नेगेटिव स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा हमारा नेगेटिव स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा उसकी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब चेक करो, देखो ये इस पे हमें नेगेटिव, देखो यहाँ पे 3 कार्बन चेन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन चेन है। सिमिलरिटी देखो, ये हमारा ग्रुप हो गया, ये हमारा ग्रुप हो गया, यहाँ पर भी 3 कार्बन चेन है। ये सब सिमिलर चीज़ हो गई। ये सब क्या हो गया बच्चों हमारे पास, ये क्या हो गया हमारा सिमिलर हो गया। अब आप ये बताओ यहाँ पे सिंपल बच्चों, आप यहाँ पे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा O नेगेटिव कौन सा स्टेबल है। अब देखो मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चों, तो O नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है। फ्लोरीन क्या कर रहा है, फ्लोरीन क्या शो करता है, जल्दी बताओ। फ्लोरीन हमारा -I शो करता है,
ये भी क्या शो करता है, माइनस आई, देखो 2, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0, इस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ये भी माइनस आई शो कर रहा है, ये भी। तो माइनस आई क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की साइड से थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने साइड ले रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन करना है इस ग्रुप पे करना है, क्योंकि हमें इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। अब ये नहीं सोचने कि सर आपने तो ये बताया था कि C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस आई लगाता है, बेटा हमें इसी की चेक करनी, मतलब अदर उसके लिए कैसे इफेक्ट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं, क्या कहानी चल रही। तो हम लोग बढ़ा रहे हैं कम कम कर रहे हैं, वो हम लोग किससे चेक करेंगे, जो डिफरेंस जो जो अलग अलग कंपाउंड या फिर अलग अलग एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी वजह से। तो यहाँ पे एक कारण 3 3 3, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई, तो ये जो माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इसमें कोई कम करने वाला नहीं, इन दोनों की रिस्पेक्ट में इसको बात कर रहे हैं। अब आप ये बताओ कि सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सा स्टेबल होगा। अब देखो ये माइनस आई, ये माइनस आई, आपको पता था डीएनपी डिस्टेंस पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, ये सबसे पास में, ये से दूर हो गया, मतलब सबसे ज्यादा अगर आपसे बोला है कि स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा, सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। तो जो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी रहेगी वही क्या बन जाएगी हमारी, के ए और एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी रहेगी, सी की, तो ए, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। आ गया समझ में, के ए और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ए बी सी। अब बताओ, आप किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये होमवर्क में कर लेना। 4th, increasing order of pK. Chlorine, chlorine, क्लोरीन, क्लोरीन, NH2, और यहाँ पे डाल दिया आप लोगों ने ब्रोमीन। चलो ये होमवर्क। फोर्थ भी होमवर्क हो गया बेटा, होमवर्क अच्छे से कर देगा ना। ये आ गया बच्चों, ये भी होमवर्क में है, ये आप ध्यान रखना। एक और ले लो, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके। बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन है।
ABCDEA मिथाइल ग्रुप है ये CH3 करना है आप लोग, ये भी होमवर्क में। बेसिक तरीका क्या बताया बच्चों? बेसिक तरीका हमारे पास सिंपल है कि हमें क्या करना है, कंजुगेट बेस बनाना है, जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसकी स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ A B C। कैसे करोगे बच्चों, सोचो जल्दी। सबसे पहले देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ करनी, देखो इस टाइप क्वेश्चन कैसे होगा। देखो इसमें क्या करेगा, CH3 CH2 नेगेटिव H प्लस बनेगा। ये कैसे बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव एंड H प्लस। यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव एंड H प्लस, ऐसे होगा। अब आप देखो यहाँ पे बच्चों, अगर मैं सिंपल बात करूँ, यहाँ पे देखो ये है 3। अब इसमें हम लोग कैसे कंपेयर करें, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा कार्बन है, एक सिग्मा बॉन्ड एक लोन पे, तो ये कौन सा कार्बन है, sp कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन। और ये कौन सा है हमारा, sp3 कार्बन। ये बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp, sp2, sp3। अच्छा आप ये बताओ कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ध्यान देना, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को कैरी करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। और कैरी करने का मतलब वो अपने पास रखने की कोशिश करेगा, अपने पास रखने की कोशिश करेगा, दूसरे को कम देगा। मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा उतना ही ज़्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा बच्चों, जितना ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा उस पर अगर नेगेटिव है, मतलब बाहुबली के पास नेगेटिव दे दो तो स्टेबल हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे कहानी है कि भाई ये sp कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये कौन सा sp3 कार्बन है। और sp3 कार्बन हो, अब यहाँ कहीं ना कहीं से तो हटाना पड़ेगा, ये एक यहाँ से हटा दिया, एक चलो रेजिस्टेंस कंपेयर करनी तो s तो हमें रिमूव करना, तो रिमूव कर लिया। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी एटम की तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। क्योंकि उससे क्या चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की चाहत क्या है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करने की। अगर इलेक्ट्रॉन उसे मिल गया तो वो इजीली कैरी कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अगर मैं बात करूँ ये sp कार्बन पे है, ये sp2 कार्बन पे, ये sp3 पे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज, अगर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, ये भी एक कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा, कुछ तो हमारे पास कंपेयर करने को, तो अगर मान लो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज आ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल किस पर रहेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी। अब कभी कभी ऐसे आपसे देखो, ये तो हम लोगों ने बोल दिया सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, ये वाला। तो ये कंजुगेट बेस, अगर मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करूँ बच्चों, ये एग्जाम्पल आप लोग लिख लेना, ये होमवर्क वाले थे। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड C नेगेटिव। सबसे ज़्यादा स्टेबल ये रहे क्योंकि ये sp कार्बन पर नेगेटिव है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। उसके बाद क्या रहेगा, CH3 CH2 नेगेटिव। ये ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ C नेगेटिव, क्योंकि ये sp कार्बन है, ये sp2 है और ये sp3 है। sp sp2 sp3 आया समझ में? देखो अब कॉन्सेप्ट की बात चली रही है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आप बोले।
अब मान लो इसका मैं रिवर्स कर दूं, मान लो आपको कोई ऐसी स्पीसीज दी हुई, आपसे पूछा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ध्यान देना इस ये पॉजिटिव हो गया, CH2 पॉजिटिव हो गया, CH3 CH2 पॉजिटिव हो गया। अब ध्यान देना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ये वाला है, और इस पर आपने अगर ये पॉजिटिव पकड़ा दिया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, मतलब समझ रहे हो ना कितनी गड़बड़ काम हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए था और उल्टा आपने उसको इलेक्ट्रॉन छीन के उसको पॉजिटिव पकड़ा दिया। उसकी चाहत क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन को कैरी करने की, लेकिन आपने उस पर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया। तो ये अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड रखने की कोशिश करेगा, और उसका अगर आप रिवर्स कर दो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर आप पॉजिटिव देखो तो क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। तो अगर आपको जाए कि इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है इस टाइप का, ये ध्यान रखना। ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा, उसके बाद ये अनस्टेबल, उसके बाद ये स्टेबिलिटी देखो यहाँ पे आया समझ में। तो ये आप ध्यान रखना कि ये कौन सा, ये लगभग हमारा sp sp2 sp3 कार्बन इस टाइप का रहेगा, ध्यान रखना बच्चों। ये दो आपको जो बताए हैं पॉइंट, ये आप ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ऐसे हमारा आ जाएगा। अब जैसे हम लोग ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, चलो एक और एग्जांपल लिख लो फिर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के, एक दिया हुआ है CH4 दिया हुआ है, एक NH3 दिया हुआ है, एक H2O दिया हुआ है और एक HF दिया हुआ है। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के लिखना है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या बन जाएगा, CH3 नेगेटिव कंजुगेट बेस, यहाँ पे क्या बनेगा NH2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारा F नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बनेगा H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस, ये बन रहा है। अब आप ये खुद बताओ बच्चों कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा। देखो यहाँ पे नेगेटिव किस पे, हाइड्रोजन पे नहीं, ये कार्बन पे नेगेटिव लिखा हुआ है, ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव लिखा हुआ है, O पे नेगेटिव और ये फ्लोरीन पे नेगेटिव। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, अगर मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करूँ, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, F नेगेटिव, उसके बाद O पे नेगेटिव, उसके बाद NH2 नेगेटिव और सबसे कम C नेगेटिव H3। आया समझे, ये ऑर्डर रहेगा स्टेबिलिटी का। तो ये हम लोगों ने किससे चेक किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट हम लोग कब लगाते हैं बच्चों, जब सेम पीरियड के एलिमेंट हो, क्या हो सेम पीरियड के, क्योंकि सेम पीरियड में क्या होता है साइज का कोई मैटर नहीं रहता है, लगभग सबका साइज सेम है। आपको बताया था कि नेगेटिव की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग कब, जब सेम पीरियड एलिमेंट, सेम पीरियड के एलिमेंट हो। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो सबसे ज़्यादा एस्टिक कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया, तो यहाँ पे एस्टिक स्ट्रेंथ क्या बन जाएगी, CH4 सबसे कम रहेगा, उसके बाद NH3, उसके बाद H2O, उसके बाद HF। और वही अगर मान लो आपको दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन बात करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के, HF, HCl, HBr, HI, ये हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं, मेरे पास क्या दिया, ये दिए, इसका अगर मैं कंजुगेट बेस बनाऊंगा तो क्या बनेगा, F नेगेटिव, इसका Cl नेगेटिव, इसका Br नेगेटिव, इसका I नेगेटिव। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अगर मेरे पास एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, उनके हाइड्राइड हैं और उनका मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है, तो मैं यहाँ पे क्या, देखो दो चीज़ें रहती हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर रहता है, एक साइज। देखो क्लोरीन की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव आते हैं, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, आयोडीन की सबसे कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के अकॉर्डिंग हमारा F नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था।
लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली क्या होता है, आई नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल आता है। तो रीजन उसका क्या रहता है, ये इतना छोटा है, ये इतना बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया, और ये और बड़ा हो गया। ये बड़ा होने की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी, भले ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन साइज क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। और साइज बड़ा होने की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पूरे में डिस्पर्स हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर कब लें और हम साइज का फैक्टर कब लें, तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आता है। ये किसका ऑर्डर है बच्चों, यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहता है। तो एस्टिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी, सबसे कम कौन सा हो जाएगा, HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HBr, फिर क्या बन जाएगा, HI। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या फैक्टर लिया, साइज। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सिंपल तरीका है देखने का कि अगर हमें नेगेटिव की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव की स्टेबिलिटी, नेगेटिव की स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और अगर हमारा साइज बढ़ता है तब भी क्या होती है, स्टेबिलिटी। एस मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड कैरी करेगा, और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो अब ये फैक्टर कब लेना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर हम लोग कब लेते हैं, सेम पीरियड में। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है बच्चों, सेम पीरियड में क्या होता है कि साइज लगभग सेम रहता है। जैसे आप कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन की बात कर लो तो लगभग साइज सिमिलर है, क्योंकि सेम पीरियड में चल रहे हैं, सेम सेल नंबर चल रहा है। और ये साइज का फैक्टर हम लोग कब लेते हैं बच्चों, जब सेम ग्रुप में रहते हैं। क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिटी नीचे जाने पे कम हो रही है लेकिन साइज प्रीडोमिनेटली इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज। सेम ग्रुप में, ये याद रखना। दो चीज़ें, क्या बोला बच्चे, दो चीज़ें क्या सीखे हम लोग, दो चीज़ें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड और ग्रुप में साइज। क्योंकि साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होने की वजह से स्टेबिलिटी। तो ये क्या थे, एक ही ग्रुप के थे, ये एक हमारे एक ही पीरियड के थे। तो आगे समझ में, तो हमारा HF सबसे वीक एसिड रहता है, फिर HCl स्ट्रॉन्ग रहता है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग HBr, HBr से HI। और इनकी अगर हम लोग बात करें, CH4 सबसे वीक और सबसे ज़्यादा HF। तो फिर होमवर्क लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। पहले वाले में करना है हमारे पास H2, सेकेंड PH3, H2S और HCl। चलो, तो ये बात होगी बच्चों किसकी, हमारी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ। तो हम लोग को दो चीज़ का याद रखना है कि अगर हमारे पास सेम ग्रुप टाइप के हैं तो सेम ग्रुप में क्या देखते हैं हम लोग, साइज देखते हैं, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है। और अगर हमारे पास सेम पीरियड के तो हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट, R और M इफेक्ट। देखो तो इसमें क्या होगा, रेजोनेंस तो आप लोगों ने पढ़ा ही था, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। अब हम लोग उसकी इफेक्ट की बात करने वाले हैं कैसे। तो देखो इसको हम लोग सिंपल बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेटेड सिस्टम। तो हम लोग सिंपल क्या बोल रहे हैं बच्चों कि जब भी हमारे पास कंजुगेटेड सिस्टम रहेगा, कंजुगेटेड सिस्टम में अगर हमारा पाई बॉन्ड हमारा शिफ्ट कर रहा है, पाई बॉन्ड हमारा क्या हो रहा है बच्चों, मूव कर रहा है। जब भी हमारे पास मान लो कोई कंजुगेटेड सिस्टम है और उसमें क्या हो रहा है बच्चों, हमारा पाई बॉन्ड अगर शिफ्ट कर रहा है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। कैसे, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखो एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो बच्चों मेरे पास ये दो चीज़ें नहीं हुई, CH2 और यहाँ पे एक में क्या लगा दिया हम लोगों ने, OH लगा दिया, और एक दे दिया हमारे पास CH2 और यहाँ पे लगा दिया आपको C डबल बॉन्ड OH। अब मान लो मुझे जो इन्वेस्टिगेशन करना है, देखो इसके पास लोन पेयर है लोन पेयर।
तो मुझे इस सिस्टम पे इफेक्ट प्रोड्यूस देखना है कि इस सिस्टम पे ये देखो, ये हम लोगों ने ग्रुप लगाया, ये क्या हो गया हमारे पास ग्रुप, ये ग्रुप हो गया, ये भी हमारे पास एक ग्रुप हो गया। हमें इस सिस्टम में देखना है कि ये ग्रुप क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। मान लो कि मुझे कोई सिस्टम है जिसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करनी है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना मीजो में, इंडक्टिव में, कि ये सिस्टम है, इसमें हमें देखना है कि ये ग्रुप लगा दी तो क्या इफेक्ट इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या ले रहे हैं। तो हमारे पास देखो इन दोनों में ये चीज़ सिमिलर हो गई, ये कंजुगेटेड है कि नहीं। देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्डेड है, ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्डेड है, तो क्या होगा इसके लॉन पेयर तो ये इन्वॉल्व होंगे नहीं बच्चों, क्योंकि ये कंजुगेशन में है ही नहीं, आपको बात की थी। अब क्या होगा कि ये जब भी हमारे पास उस टाइप का सिस्टम है, तो इसमें रेजोनेंस की अगर हम लोग बात करें, देखो इसमें कंजुगेशन कैसा मिल रहा है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ ऐसा जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये इसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, देखो CH2 नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड, 5 हो गया बेटा, एक हाइड्रोजन करना है यहाँ पे CH, एक हाइड्रोजन आएगा बेटा, एक हाइड्रोजन CHOH पॉजिटिव, ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ। अब देखो इस ग्रुप की वजह से, ये ग्रुप की वजह से, देखो यहाँ पे अभी कोई चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, अब इस ग्रुप की वजह से क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। आप खुद बताओ कि ये जो लॉन पेयर यहाँ गया तो ये किस में कन्वर्ट होगा, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, अभी ये न्यूट्रल था, इसमें नेगेटिव आ गया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें हुआ क्या, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन अपनी साइड शिफ्ट कराएगा, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H प्लस, कुछ ऐसा देखो यहाँ पे। इसमें क्या होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें कम हुई कि नहीं, कम हो गई। और इसमें क्या होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई बच्चों, बढ़ गई। जैसे हम बोलते हैं ना, इंडक्टिव में थोड़ी फील आती थी कि भाई इलेक्ट्रॉन को वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस की वजह से पुश करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसे ही रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस से भी दो चीज़ हो सकती है, या फिर जो हमारा कंपाउंड उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ भी सकती है, और जो हमारा कंपाउंड उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम भी हो सकती है। तो अगर आपसे बोला जाए कि इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, प्लस इफेक्ट बोलेंगे। और ये कौन सा है, रेजोनेंस है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम, ये जो ग्रुप है इसको आप लोग क्या बोल दोगे, +R और +M इफेक्ट लगा रहा है। +R और +M इफेक्ट की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। देखो OH ने क्या किया, इस पूरे के पूरे जो कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन को पुश करा दिया। ये पुश क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कंजुगेशन में, अगर ये कंजुगेशन में नहीं होता, अगर ये कंजुगेशन में तो क्या इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ पाती, नहीं बढ़ पाती। तो जब भी आप रेजोनेंस या म्यूजियोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें कंजुगेशन देखना है। कंजुगेशन देख लिया, फिर देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी कम हो गई। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बढ़ गई, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई हमारी, कम हो गई। ध्यान आया समझ में, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी कम हो गई। देखो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लिया रेजोनेंस के थ्रू, इसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इसने दे दिया रेजोनेंस के थ्रू। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, -M और -R इफेक्ट। माइनस मतलब समझे, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना। जैसे हमारा +I -I होता है, ऐसे क्या होता है, रेजोनेंस या म्यूजियोमेरिक में हमारे +M और +M +R और -M और -R दोनों के दोनों हमारे होते हैं। तो इसमें कोई हमारी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बढ़ गई, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी कम हो गई। अब मैं यहाँ पे अगर सिंपल तरीके से बात करूँ बच्चों, तो इसमें बढ़ रही है, उसमें हमारी कम हो रही है। आगे समझ में। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा बढ़ाएगा कि कौन सा कम करेगा, सोचो। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा +M की तरह ग्रुप, कौन सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा हो, कौन सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। सिंपल तरीका है बच्चों देखने का, कि मान लो अगर कंजुगेटेड सिस्टम से डायरेक्ट कोई एक ऐसा एटम कनेक्ट है जो लोन पेयर कैरी कर रहा है। सिंपल कैसे देखोगे आप, सिंपल तरीका है बच्चों चेक करने का। देखो सिंपल तरीका है, कौन सा +M, देखो इसमें क्या था, ये पूरा का पूरा कंजुगेटेड सिस्टम, मतलब ये हमारे पास एक कंजुगेटेड सिस्टम रहेगा। ये क्या बन गया हमारा, CS कंजुगेटेड सिस्टम।
और इसमें आपने कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल या एटम लगाया, मॉलिक्यूल लगाया हो तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे, और ऐसा जो मॉलिक्यूल है तो बहुत सारे एटम रहेंगे। जो एटम आपका कंजुगेशन सिस्टम से कनेक्ट है उसके पास क्या होना चाहिए बच्चों? लोन पेयर। भले ही यहां पे कितनी बॉन्ड बना के रखे, इससे कोई मतलब नहीं। जो कंजुगेटेड सिस्टम से जो आपका एटम, पहला एटम कनेक्ट है, उसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। अगर उसके पास लोन पेयर है तो क्या करेगा? उसकी टेंडेंसी वो क्या करेगा? लोन पेयर को रेजोनेंस में ले जाएगा। कंजुगेट सिस्टम है तो ये यहां जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रोनेसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो क्या सीखे बच्चों? सिंपल तरीका है। कौन सा प्लस एम लगाएगा? प्लस एम वो ही ग्रुप लगा पाएगा जो कंजुगेटेड सिस्टम से, जो आपका सिस्टम जिसमें आपको इलेक्ट्रोनेसिटी चेक करनी है, उस सिस्टम से डायरेक्ट एटम जो अटैच है उसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। तो वो क्या करेगा बच्चों? आपका क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो ये सब क्या करेंगे? ये क्या लगाएगा हमारा? ये पूरा का ये जो इसको, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोल देंगे? ये जो ग्रुप को हम लोग क्या बोल देंगे? प्लस आर और प्लस एम ग्रुप। अब ये ऐसा नहीं एक एटम नहीं, एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमारे पास, जैसे एग्जांपल आपसे पूछना है कि ये लगाएगा कि नहीं लगाएगा। ये कंजुगेटेड सिस्टम है, मान लो यहाँ पे आपको दे दिया NH2। अब NH2 के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। अब NH2 के पास लोन पेयर है तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड देगा, तो ये हमारा कर देगा। अब मान लो आपको ऐसे दे दिया, ये कंजुगेटेड सिस्टम है, इसमें मान लो आपको दे दिया O दे दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया। अब देखो इसके पास भी लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर, तो लोन पेयर क्या करेगा? इस साइड देगा तो ये साइड आ जाएगा। सिंपल कहानी है। अब मान लो आपको ऐसे दे दिया कि ये कंजुगेटेड सिस्टम है, यहाँ पे OH लगा दी। अब बताओ कि क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस के थ्रू बढ़ा पाएगा? बोलोगे सर इसके पास लोन पेयर तो हैं लेकिन ये कंजुगेशन में ही नहीं है। कंजुगेशन में ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अगर यहाँ होते तब ये कर पाता। तो ये हमारा प्लस एम सो इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला तो देखो दोनों काम एक साथ होने, कंजुगेशन सिस्टम और साथ में जो एटम हमारा अटैच है उसके पास क्या होना चाहिए बच्चों? लोन पेयर होने चाहिए। जैसे मान लो ये दिया होता आपको, मान लो यहां से दे दिया OC डबल बॉन्ड OH। अब आपसे बोला है कि ये ग्रुप है, ये ग्रुप कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? ये वाला ग्रुप। तो जो आपको तरीका बताया है उस तरीके पे आप स्ट्राइक करो। क्या करना है? जो एटम ये कंजुगेशन, ये हमारा इसमें कंजुगेशन सिस्टम हो गया, इसमें देखना है। तो ये क्या बन जाएगा? इसके पास दो लोन पेयर है। अब ये दो लोन पेयर, तो क्या होगा? ये लोन पेयर यहाँ पर भी फ्लो करेगा। अब ये नहीं सोचना कि सर ये लोन पेयर यहाँ भी जा रहा है। बेटा कंजुगेशन में लोगों तो ये लोन, भले ये भी एक कंजुगेशन है लेकिन यहाँ पर भी जाएगा। ये दोनों साइड जाने की टेंडेंसी है। जब ये इस साइड आएगा तब तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा ना। अब आप ये नहीं सोचना कि सर ये तो इस साइड कंजुगेशन में। बेटा एक केस में इस साइड भी जाएगा और एक केस में इस साइड भी जाएगा। जब इस साइड जाएगा तो यहाँ नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन जब ये लोन पेयर यहाँ से मूव करते हुए जब ये इस साइड जाएगा तब तो ये नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा ना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आप ये नहीं सोचना कि सर ये वाला जो लोन पेयर है ये हमारा इस साइड इन्वॉल्व है तो इस साइड नहीं जा पाएगा। एक केस में यहाँ जाएगा, एक एरो बना के यहाँ बना दोगे, दूसरा केस बनाओगे तो उसमें तो आप इस साइड फ्लो कराओगे ही कराओगे। हमें ऑल पॉसिबल केस लेने पड़ते हैं जब भी हमारे पास कंजुगेशन सिस्टम रहता है। तो कभी ना कभी तो ये इस साइड जाएगा ना। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? कभी ना कभी। अब ये एक बार इस साइड गया तो इस साइड नहीं जा पाएगा, तब यहाँ पे कोई रेजोनेंस शो नहीं करेगा। लेकिन जब ये इस साइड मूव करेगा तब तो आपका ये क्या करेगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपका जनरेट करेगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? प्लस एम की तरह इफेक्ट करेगा। भले ही इसमें अंदर बहुत सारे हैं लेकिन ये जो एटम जो कंजुगेशन सिस्टम से कनेक्ट है उसके बाद डायरेक्ट लोन पेयर है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन हमारी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली। सिंपल तरीका है बच्चों कि कंजुगेशन सिस्टम जो हमारे पास दिया है उससे जो पहला एटम कनेक्ट है उसके पास अगर लोन पेयर हैं, अगर उसके पास लोन पेयर है तो क्या करेगा? वो हमारा प्लस एम लगाएगा। चलो ये हो गई हमारे पास बात। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों किसकी? सेकंड, माइनस एम और माइनस आर। तो माइनस एम के लिए भी वही कंडीशन होती है। देखो माइनस एम के लिए क्या कंडीशन है? आप खुद देखो कि ये जो एटम कनेक्ट है, ये जो एटम कनेक्ट है ये किससे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट है। मतलब जो आपका कंजुगेटेड सिस्टम से जो हमारा ग्रुप अटैच रहेगा वो क्या होना चाहिए? हमारा डबल बॉन्डेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे मान लो ये है, इसमें ऐसा शिफ्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से इसकी टेंडेंसी क्या है? ये हमेशा इलेक्ट्रॉन अपनी साइड शिफ्ट कराएगा, और ये इलेक्ट्रॉन अपने साइड शिफ्ट कराएगा, और ये इलेक्ट्रॉन अपने साइड शिफ्ट कराएगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? बाहर से
अंदर से बाहर की साइड बुलाएगा, और ये बाहर की साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बुलाएगा तो इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब सिंपल तरीका है हमारे पास, सिंपल तरीका है कि मान लो ये हमारे पास कोई कंजुगेटेड सिस्टम है CS, मान लो यहाँ पे कोई एक A एटम है और ये क्या है, मल्टीपल बॉन्डेड है विथ B, डबल बॉन्ड भी हो सकता है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड, और B की क्या है बच्चों यहाँ पे, B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या फिर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अब जब ये इस टाइप का, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन, कितने भी हो सकते हैं, बस कंडीशन क्या है, जो कंजुगेट सिस्टम से एटम अटैच है वो मल्टीपल बॉन्डेड होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, ये इस साइड घुमाएगा और ये इस साइड ले जाएगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर आएगी तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो अच्छे से समझना जो मैं बता रहा हूँ आपको, फिर इसमें पहचानने में कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी दिक्कत नहीं होगी कि ये प्लस एम शो करेगा कि माइनस एम। डायरेक्ट आप ऐसे देखो कि अगर एटम हमारे पास, ध्यान देना बच्चों, अगर हमारे पास जो कंजुगेटेड सिस्टम से अगर एक ऐसा एटम अटैच है जो मल्टीपल बॉन्डेड है अदर एटम के साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट कराएगा और इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड कर लेगा। ये सिंपल कहानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारे पास ये दिया हुआ है बच्चों, डबल बॉन्डेड। अब मैं यहाँ पे क्या किया बच्चों, यहाँ पे मैं कर लिया हूँ OCH3, ऐसा कर दिया, OCH3 हम लोगों ने कर दिया। तो अब आप सोचो यहाँ पे हो क्या रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये कंजुगेशन सिस्टम हमारा यहाँ से यहाँ तक है। देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से तो ये यहाँ जाएगा और फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ बुला लेगा, तो ये हमारा क्या करेगा, -m और -r। ऐसे ही अगर मैं एक और ले लेता हूँ, जैसे मान लो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O R दिया हो, R मतलब कोई एल्काइल ग्रुप है, टेंशन नहीं लो। अब देखो इसमें मुझे बात करनी है, अब ध्यान देना बच्चों, देखो ये मल्टीपल बॉन्ड, अब ये इसके पास भी लोन पेयर है, तो अब आप ये नहीं सोचना कि ये तो रेजोनेंस इसके साथ करेगा तो ये फिर लोन पेयर ले ही नहीं पाएगा। बेटा एक केस में इसके साथ करेगा, दूसरे केस में तो ये नीचे से लेगा ही लेगा, भले ही कम ले लेकिन ले तो रहा होगा। देखो भले ही इसके साइड में ये लोन पेयर, तो आप ये नहीं सोचना कि सर ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इसके साथ, ये ऑक्सीजन इसके साथ लोन पेयर में ये आपस में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर यहाँ से ही ले पाएगा। बेटा एक केस में यहाँ जाएगा, जब यहाँ से लेगा तो फिर हम दूसरे केस में यहाँ से भी लेगा, जितने पॉसिबल केस होते हैं तो हम बनाएंगे। तो एक केस में ये क्या होगा, ऐसा उल्टा ये लोन पेयर, तो ये लोन पेयर तो यहाँ आ नहीं पाएगा, क्योंकि ये कंजुगेशन, एक कंजुगेशन ये है हमारे पास, देखना बच्चों, एक कंजुगेशन मेरे पास ये है और एक कंजुगेशन मेरे पास ये है। देखो एक कंजुगेशन में रेड से ये बना दिया, एक कंजुगेशन में ब्लू से बना दिया, दोनों कंजुगेशन शो होंगे, केस डिफरेंट आएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी फ्लो करेगी और एक केस में ये भी फ्लो करेगी। जब ये इसके साथ इन्वॉल्व होगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व होगा तो बच्चों इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस सिस्टम पे। लेकिन जब ये सिस्टम इस ऑक्सीजन के डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व होगा तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये ग्रुप कैसे कम करेगा, -m -r, खत्म। तो क्या सीखे बच्चों, सिंपल है, अगर कोई एटम हमारा कंजुगेशन सिस्टम से अटैच है जिसके पास लोन पेयर तो +m लगाएगा, अगर कोई कंजुगेशन सिस्टम से ऐसा एटम कनेक्ट है जो मल्टीपल बॉन्डेड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या लगाएगा, -m या -r। सिंपल हमारे पास तरीका हो गया। तो ज़्यादा हमें कुछ सोचना नहीं है, सिंपल हमें तरीके से ऐसे देखना है, क्योंकि कंजुगेशन की रिक्वायरमेंट है और साथ में एक सिस्टम ऐसा चाहिए जो लोन पेयर दे सके। लोन पेयर देगा तो +m, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पाई बॉन्ड के थ्रू अगर बाहर निकाल रहा हो तो क्या बन जाएगा बच्चों, वो हमारा क्या बन जाएगा, सिंपल -m। तो दो टाइप के रहते हैं, एक +m इफेक्ट और एक -m। जैसे हमारा रहता है ना +i -i, ऐसे क्या होता है हमारा +m +r और +m, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके थ्रू बढ़ रही है, रेजोनेंस के थ्रू बढ़ रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके थ्रू बढ़ रही है हमारी, इसमें हमारी सिंपल बढ़ रही है हमारी +i, या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके थ्रू कम हो रही है, रेजोनेंस के थ्रू कम हो रही है। आया समझ में। तो इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, तो रेजोनेंस के हम लोग बात कर चुके हैं, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड का कोई चांस ही नहीं रहता, सिग्मा बॉन्ड की हम लोग बात ही नहीं करते। तो सिंपल जो देगा वो प्लस रेजोनेंस के थ्रू देगा तो वो +m और +r, जो ले रहा होगा इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू वो -m और -r। ओके बच्चों, तो बच्चों ये हमारे पास टेबल दी हुई है कि मतलब ये जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो हम लोग लिख दिए +m या +r या -m और -r हमारे शो करते हैं। तो ये आप ध्यान रखना है कि ये हमारे पास इस टाइप के रहते हैं। वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है,
मोस्टली हमारे पास क्या होता है, सिंगल सिंगल टाइप के दिए रहते हैं, एक प्लस आर का एक प्लस एम का दे देंगे, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि भाई एक प्लस का एक माइनस का। तो आपको तरीका बता दिया कि जो डायरेक्ट लोन पेयर, देखो जितने भी हमारे प्लस आर वाले हैं सभी लोन पेयर कैरी कर रहे हैं, देखो, और किसी से अटैच रहेंगे, देखो लोन पेयर, सभी के पास लोन पेयर है। अब जैसे मान लो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस तो हम लगा ही सकते हैं कि मान लो O नेगेटिव है और OH है, तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आया तो इसका प्लस, दोनों के दोनों प्लस एम लगाएंगे। हम लोग बोल सकते हैं ना, ये भी प्लस एम लगा रहा है, ये भी प्लस एम लगा रहा है, तो कौन अच्छे से लगाएगा, इसके पास नेगेटिव है तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा रेजोनेंस के, तो इसका प्लस एम ज़्यादा हो जाएगा। एक मान लो आपको ऐसे दे दिया C डबल बॉन्ड O, सॉरी एक O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR दे दिया, और एक दे दिया आपको O, यहाँ पे O दे दिया, एक हमारा सिंपल OR दे दिया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों में प्लस R किसका लग रहा होगा, प्लस M किसका। देखो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये कंजुगेशन सिस्टम में लगा हुआ है, तो ये भी हमारा लोन पेयर देगा, ये भी लोन पेयर देगा। अब वही बताओ कि क्या दोनों की देने की टेंडेंसी सेम है, ये भी प्लस एम लगा रहा हो, ये कंजुगेशन सिस्टम में अटैच है, ये भी कंजुगेशन सिस्टम में अटैच है, तो ये भी प्लस एम लगाएगा, लेकिन क्या दोनों की देने की टेंडेंसी सेम है या नहीं। तो अब आप बोलोगे सर ये तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन फ्लो करा देगा, लेकिन इसका कुछ पार्ट इस ऑक्सीजन के साथ भी इन्वॉल्व रहेगा, और इस ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व रहेगा अगर इसका कुछ पार्ट, तो ये मान लो कि इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया बच्चों, ये जो कुछ पार्ट, तो हमें क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ देखनी है, हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंजुगेशन सिस्टम में देखनी है। तो इसको हम लोग देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास दो जगह है, देखो अब जब ये इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होने लगेगा, अगर ये इस साइड ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व होने लगेगा, तो ये मेन जो हमारा कंजुगेशन सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉन कम आएगा, इलेक्ट्रॉन कम आएगा तो प्लस एम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आप सिंपल ऐसे कंपेयर कर सकते हो। देखो जो, तो जहां हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेन रेजोनेंस, मेन रेजोनेंस। और जहां पे अनवांटेड, मतलब जहां हमें चाहिए नहीं लेकिन फिर भी जा रही है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रॉस रेजोनेंस। तो क्या बोल देते हैं, क्रॉस रेजोनेंस, क्रॉस कर गया मतलब समझ गए ना, क्रॉस मतलब अनवांटेड जगह चला गया, हमें चाहिए थी यहाँ लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ फ्लो कर गई। तो ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे ड्यू टू क्रॉस रेजोनेंस विद C डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन मेन रेजोनेंस विल बी डिक्रीजेस। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए थी, लेकिन ये क्रॉस मतलब इसके साइड में भी चला गया, क्रॉस कर गया मतलब साइड में आ गया। साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो करने से क्या हो जाएगी, इसकी मेन रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब मेन रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका प्लस एम इफेक्ट हमारा कम हो जाएगा। अब मान लो ऐसा दिया होता बच्चों, ये आप होमवर्क में करना, मान लो आपसे ऐसा दिया हुआ है, एक OR को कंपेयर करना है, OC डबल बॉन्ड O, ये आप सोचना, इसमें आंसर मिल जाएगा लेकिन आप खुद सोचना। एक OR दिया हुआ है, ये कैसे हो रहा है, NH2, ये कंजुगेशन सिस्टम से लगे हुए हैं, ये भी कंजुगेशन सिस्टम से लगे हुए हैं, ये भी पूरा का पूरा कंजुगेशन सिस्टम से लगा हुआ है। आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी के सभी हमारे, देखो इसके पास लोन पेयर है तो ये सभी के सभी प्लस एम शो कर रहे होंगे। ऑर्डर बताना, सबसे ज़्यादा प्लस एम कौन सा शो करेगा, सबसे कम, जो आपको तरीका बताया ना, या क्रॉस मेन का रेजोनेंस सोचने का तरीका, इन ये तरीका बता रहा हूँ कैसे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। ये आप देखना, ऐसे ही आप यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पे भी आप माइनस एम और प्लस एम में थोड़ी बहुत हम लोग जुगाड़ करके हम लोग ऑर्डर देख सकते हैं। तो ये आप लिख लेना होमवर्क में, किसका ज़्यादा रहेगा किसका कम रहेगा। देखो अब यहाँ पे अब मान लो बच्चे, जैसे आपको ये दिया हुआ है, ये कोई कंजुगेशन सिस्टम है, मान लो इससे डायरेक्ट अपन ने OR लगा दिया, और एक आपने लगा दिया एक कंजुगेशन सिस्टम में, इसमें आपने डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी OR लगा दिया, यहाँ पे R लगाया, यहाँ पे OR लगाया। अभी बताओ कि ये डायरेक्ट इस कंजुगेशन सिस्टम के लिए ये ग्रुप कैसे बिहेव करेगा, ये ग्रुप बिहेव करेगा माइनस एम, क्योंकि ये डबल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से डबल बॉन्ड है, तो ये इस साइड जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये कैसे बिहेव करेगा, माइनस एम। तो ऐसे ही ये हमारा माइनस एम की तरह बिहेव कर रहा होगा बच्चों। और तो किसमें माइनस एम कम होगा, किसमें माइनस एम ज़्यादा होगा, जल्दी सोचो, किसमें माइनस एम कम होना चाहिए, किसमें माइनस एम हमारा ज़्यादा होना चाहिए, जल्दी सोचो। तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, देखो ये यहाँ जाएगा और डायरेक्ट ये यहाँ कूद जाएगा, और यहाँ कूद जाएगा तो ये क्या हो, पूरा का पूरा माइनस एम दे रहा हो। यहाँ पे क्या हो कि ये यहाँ तो जाएगा, लेकिन इस ऑक्सीजन के लोन पेयर है, इसको थोड़ा
इसके, ये मान लो ये मेन रेजोनेंस और ये कौन सी बच्चों, क्रॉस रेजोनेंस। तो ये थोड़ा बहुत तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। अगर ये येलो वाला हमारा रेजोनेंस, ऑक्सीजन भी तो इसके साथ, देखो इसको क्या करना है बच्चों, इसको, ये तो एक ही बे है, ऐसा मान लो कि एक रास्ता है और दो जगह से आने हैं, तो जब ये आएगा तो यहाँ का ट्रैफिक रेड हो जाएगा, और जब ये आएगा तो यहाँ का ट्रैफिक रेड हो जाएगा। ऐसा समझ में आया ना कि एट अ टाइम कोई एक ही जा पाएगा, यहाँ पे कोई नहीं है। बस ऐसा मान लो कि सिंपल है कि ऐसा मान लो हमारे पास एक रास्ता है और एक जगह से ही आ रहे हैं, तो जितने यहाँ से आएंगे पूरा का पूरा फ्लो कर जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से भी रास्ता है और यहाँ से भी रास्ता है। जब ये वाला एंटर करेगा तो इसको मुझे रोकना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसकी जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का लॉन पेयर भी थोड़ा बहुत रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो ये जो कंजुगेशन सिस्टम का जो मल्टीपल बॉन्ड है वो थोड़ा कम यहाँ पे आ पाएगा। ये तो आ तो रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा ब्लॉक कर देगा। ये भी इसके रेजोनेंस की जाने की वजह से क्या हो जाएगा, मेन रेजोनेंस क्या हो जाएगी, ये इसको क्या बोल देंगे यहाँ पे, क्रॉस रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारी मेन रेजोनेंस कम हो जाएगी। और मेन रेजोनेंस कम होगी तो ये जो ग्रुप है ये थोड़ा हमारा क्या करेगा, कम -m लगा पाएगा जिसके कंपेयर में। इसमें क्या है, एक ही रास्ता था, आराम से चल पूरा मूव कर रहा है। यहाँ पे इसकी वजह से क्रॉस, जो जिसकी हम कंपेयर कर रहे हैं उसको मेन रेजोनेंस बोलते हैं, जो अनवांटेड रेजोनेंस उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस रेजोनेंस। तो ये जो अनवांटेड रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारी जो मेन रेजोनेंस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड में -m किससे ज़्यादा रहेगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, क्योंकि सेकंड में क्या हो गई बच्चों, यहाँ पे हमारी क्रॉस रेजोनेंस आ गई है। तो ये आप ध्यान रखना कि इस टाइप से हम लोग कंपेयर करते हैं। चलो एक इसके लिए भी हम लोग आपको एक होमवर्क देते हैं, आपको जैसे कंपेयर करनी है, OR दे दिया, सॉरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें आपको -m का ऑर्डर कंपेयर करना है। जो आपको सिखाया उससे सोचने की कोशिश करना। समझ में आ गया?